हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन बायो क्लासेस। आप जानते हैं कि इन दिनों हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, और इसमें हम लोगों ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस, सेक्स डिटर्मिनेशन और ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस यहाँ तक पढ़ लिया है। आज जो टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं दैट इज इवोल्यूशन। व्हाट इज इवोल्यूशन? In normal word, evolution means development. बट यहाँ पर डेवलपमेंट का मतलब बहुत लंबी अरसे की बात है। बहुत पुरानी स्टोरी से लेके हम आज तक के डेवलपमेंट को देखते हैं, यानी कि उन एनिमल्स को या उन लिविंग बीइंग्स को देखते हैं जो आज मौजूद नहीं है, या जो आज मौजूद हैं वो किस तरह से इतना डेवलप हुए। ये सारी स्टोरी को, और फॉर्मेशन ऑफ एक नई स्पीसीज कैसे होती है, फ्रॉम सिंपलेस्ट टू कॉम्प्लेक्स, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लिविंग बीइंग्स से लेके कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लिविंग बीइंग तक किस तरह से डेवलपमेंट हुआ, किस तरह से इवोल्यूशन हुआ, इस चीज का स्टडी हम लोग इस टॉपिक में करते हैं। सिंपली द definition of evolution is the process of development of living beings over many thousands of years from simplest form to complex forms, and advanced form is known as evolution form. Advanced form is known as evolution. So evolution means simplest form से किस तरह से complex form develop हुए, ये सारी स्टोरी को evolution कहते हैं। इन लैटिन में इवॉल्वियर शब्द से इजाद हुआ है ये एवोल्यूशन। इवॉल्वियर मीन्स टू अनफोल्ड, किसी स्टोरी को अनफोल्ड करना। अब ये सारे जो एविडेंसेस हैं, जो सारे इवोल्यूशन की हिस्ट्री है, इसके लिए साइंस है चुकी है। तो साइंस में हर चीज का एक प्रमाण चाहिए, एविडेंस चाहिए। आप किसी बात को कहते हैं तो उसके पीछे कुछ रीजन बताएंगे, कुछ तर्क देंगे, तो उसके लिए कुछ तर्क है मौजूद, और इन तर्कों के आधार पर ही हम इन सारी स्टोरीज को देखते हैं, पढ़ते हैं। आपसे किसी ने कहा है या आप जानते हैं कि करोड़ों वर्ष पहले जमीन पर डायनासोर पाए जाते थे। आज क्यों नहीं पाए जाते? लाखों वर्ष पहले आदि मानव पाए जाते थे इस जमीन पर, आज नहीं है। क्यों नहीं है? इसके पीछे का कुछ रीजन होगा। और वो पाए जाते थे तो किसने बताया कि पाए जाते थे, कैसे सोर्स मिला? तो ये सारी चीजों का जो स्टडी होती है वो हम लोग इस टॉपिक में करते हैं, विच इज नोन एज इवोल्यूशन। और इवोल्यूशन को जानने के लिए कुछ इसके एविडेंसेस हैं जो पुरानी स्टोरी को बताते हैं। अब इस एविडेंसेस तो वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन आपके कोर्स के हिसाब से 3 मेन एविडेंसेस हैं। फर्स्ट इज होमोलॉगस ऑर्गन्स, सेकंड एनालॉगस ऑर्गन्स, एंड थर्ड इज फॉसिल्स। ठीक, अब ये ऑर्गन्स किस तरह से इस चीज का प्रमाण देते हैं कि हाँ, आदमी या आज का लिविंग बीइंग एक सिंपलेस्ट फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म की ओर बढ़ा है। कहते हैं कि 3.5 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ पे कुछ भी नहीं था, कोई लिविंग बीइंग नहीं था। और जो सिंपलेस्ट फॉर्म सबसे पहले आया वो वाटर में आया, और वो था प्रोकैरियोटिक, या यू कैन से बैक्टीरिया एक्सेट्रा। प्रोकैरियोटिक सेल आए होंगे शुरू में, प्रिमिटिव सेल्स आए होंगे पहले प्रोकैरियोटिक, और उससे बने होंगे यूकैरियोटिक, फिर उसके बाद यूनिसेलुलर, देन मल्टीसेलुलर, और इस तरह से होते होते एडवांस की ओर, आइदर प्लांट और एनिमल दोनों ही ओर
इसी तरह से इवोल्यूशन हुआ। यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म से लेके कॉम्प्लेक्स फॉर्म तक इवोल्यूशन की हिस्ट्री होती है, और इस दौरान जो नई नई स्पीसीज पैदा होती हैं वही मेन जानना है हमें कि कैसे होती हैं और क्या होता है। अब ये होमोलॉगस ऑर्गन किस तरह से इस चीज का तथ्य प्रस्तुत करते हैं और होमोलॉगस ऑर्गन होते क्या है। होमोलॉगस ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनकी ओरिजिन तो सेम है, बट फंक्शन डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल आप फोर लिम्ब की बात कर लीजिए, हाथ की बात कर लीजिए। ह्यूमन का फोर लिम्ब हैंड कहलाता है, लिजर्ड और फ्रॉग का फोर लिम्ब इसका लिम्ब कहलाता है। यानी कि ह्यूमन का जो फंक्शन है, देखिए होता तो उसमें भी है, ह्यूमरस यहां पर भी है, रेडियोल्ना यहां पर भी है, कार्पल, मेटाकार्पल और फिर फेलेंजेस है। लिजर्ड में ह्यूमरस है, रेडियोल्ना है, कार्पल, मेटाकार्पल उसी तरह से है, यहां पर भी सेम है, लेकिन सबका फंक्शन अलग है। ह्यूमन का काम ग्रैस्प करना, किसी चीज को पकड़ना, किसी चीज को। लिजर्ड का जो हाथ है, फोर लिम्ब है, वो रेंगने के काम आता है, क्रॉल करने के काम आता है। फ्रॉग का जो है वो प्रोपअप के काम आता है, फुदकने के काम आता है। तो तीनों का स्ट्रक्चर तो एक है लेकिन फंक्शन अलग अलग है। अब ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि अकॉर्डिंग टू फंक्शन कोई चीज किस तरह से इवॉल्व हुई, जिस तरह जरूरत पड़ी उस तरह से उसका एवोल्यूशन हुआ। अगर किसी अंग का बहुत ज्यादा किसी खास पर्पज से इस्तेमाल हुआ तो वो फिर अंग उसी टाइप से आगे की जनरेशन में भी डेवलप होने लगता है। ठीक। इसी तरह से दूसरा ऑर्गन है एनालॉगस ऑर्गन। अब ये एनालॉगस क्या है, एनालॉगस उसका उल्टा है, ओरिजिन डिफरेंट है, और फंक्शन सेम है। फॉर एग्जाम्पल विंग्स ऑफ इंसेक्ट, बर्ड का फेदर्स और फ्लाइंग ऑर्गन ऑफ बैट, चमगादड़ का फेदर, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। तीनों किस काम के काम आती हैं, उड़ने के। फंक्शन इनका सेम है, पर्पज इनका सेम है, उड़ना, फ्लाइंग करना, लेकिन इनका डेवलपमेंट किसके है। अगर इनकी ओरिजिन आप देखिए तो इंसेक्ट का जो है ये मेम्ब्रेन है, फोल्डेड मेम्ब्रेन, जो अटैच टू मसल्स से अटैच्ड मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है ये, और ये फ्लाइंग के काम आता है। दूसरी ओर बर्ड का ये मॉडिफाइड फोर लिम्ब है, इसके आगे के दो पैर वो फेदर्स में मॉडिफाई हो गए हैं और ये उड़ने के काम आता है। दूसरी ओर बैट का जो विंग है वो भी विंग नहीं है, वो क्या है, इसकी फिंगर्स, इसके हैंड के और फिंगर्स के बीच के जो पोर्शन है उसमें एक मस्कुलर स्ट्रक्चर स्ट्रेच्ड हो गया है और ये फॉर्म के तरह से एक फ्लाइंग पार्ट बनाता है। यानी कि जो फिंगर्स के बीच का जो पोर्शन है वो स्ट्रेच हो गया है, उसकी जो मसल है वो स्ट्रेच हो गई है और एक फीदर के फॉर्म में डेवलप हो गई है। यानी कि तीनों की ओरिजिन डिफरेंट डिफरेंट है। यहाँ पर फोल्डेड मेम्ब्रेन है, यहाँ मॉडिफाइड फोर लिम्ब है और यहाँ पर फिंगर्स के बीच के मौजूद मेम्ब्रेन है या मसल है, लेकिन फंक्शन तीनों का एक है। ऐसे ऑर्गन्स क्या कहलाते हैं, एनालोगस। यानी कि ओरिजिन डिफरेंट बट फंक्शन सेम, देन एनालोगस।
origin same and function different then homologous। ये दो ऑर्गन्स ये शो करते हैं कि जिस तरह से इनका इस्तेमाल शुरू हुआ उसी टाइप में ये आगे की जनरेशन में भी कन्वर्ट हो गए और ये फॉर्म ले लिया। ठीक, चाहे वो ह्यूमन का हो, चाहे वो लिजर्ड का हो, चाहे फ्रॉग का हो, ओरिजिन सेम है बट इनके फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट है। यहां पर फंक्शन सेम है बट ओरिजिन डिफरेंट डिफरेंट है, यानी कि यूज एंड डिस यूज ऑफ ऑर्गन के हिसाब से ही इनका आगे की जनरेशन में इनहेरिटेंस होता है। ठीक, थर्ड पार्ट इसका जो एविडेंस है वो है फॉसिल। अब फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स लिविंग बीइंग्स के रिमेन्स होते हैं, या तो उनके इंप्रेशंस आ जाते हैं रॉक्स के अंदर, या फिर ये पूरे के पूरे रॉक में ही कन्वर्ट हो जाते हैं। इंप्रेशन किस तरह से आते हैं? मान लिया कोई लीफी पार्ट है या कोई छोटा जानवर है, वो किसी मड में इंप्रेस हो गया, दब गया और दबा रहा लाखों वर्ष तक, तो वो पूरा का पूरा मड का जो टुकड़ा है वो मड की बजाय वो एक रॉक में कन्वर्ट हो जाता है और उसी के अंदर उस जानवर के इंप्रेशन मौजूद होते हैं, जो कभी खोलने पर तोड़ने पर वो दिखाई पड़ते हैं, और इसी चीज को फॉसिल कहते हैं। दूसरी ओर कभी कभी ऐसा भी होता है कि पूरा का पूरा जानवर ही दब गया मड के अंदर या धूल के अंदर, मिट्टी के अंदर, और लाखों वर्ष तक पड़ा रहा, तो वो पूरा का पूरा उसका जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है और पूरा का पूरा एनिमल या प्लांट वो रॉक में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं पेट्रिफिकेशन। लिविंग बीइंग्स का कन्वर्जन इनटू रॉक्स, इसको कहते हैं पेट्रिफिकेशन। ठीक, तो ये पूरे, और इन्हीं से ये मिलता है कि लाखों साल पहले क्या हो रहा होगा। इसी तरह से फॉसिल्स डायनासोर्स के मिले, जो ये शो करते हैं कि करोड़ों वर्ष पहले धरती पर ऐसे जानवर रहे होंगे जो कि हाथी से भी कई गुना ज्यादा बड़े थे, और वो रेप्टाइल्स थे, क्योंकि उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं, उनके जो रिमेन्स मिले हैं वो रेप्टाइल्स की मिलते हैं। इसी तरह से एक जनरेशन से, एक जीनस से दूसरे जीनस से में कन्वर्जन भी हुआ है। फॉर एग्जाम्पल फिश से, फिश पहले वाटर में रहता थी, कॉर्डेट से ही शुरू करते हैं। फिश वाटर में रहती थी, एम्फीबिया है, ये वाटर प्लस लैंड दोनों में रहते थे। फिर रेप्टाइल्स आए, ये लैंड पे रहने लगे। फिर बर्ड हुए इनसे, जो उड़ने लगे, फ्लाई करने लगे। फिर इनसे मैमल आए। ठीक, और इनके बीच के कनेक्टिंग लिंक्स भी मौजूद हैं जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल रेप्टाइल्स और बर्ड के बीच का है आर्कियोप्टेरिक्स। ये एक ऐसा बर्ड था जिसके अंदर रेप्टाइल्स के भी कैरेक्टर थे और बर्ड के भी कैरेक्टर थे। बर्ड की तरह ये फ्लाई करता था और रेप्टाइल की तरह इसके टीथ थे, रेप्टाइल की तरह इसकी टेल थी, इसके फेदर्स में फैलेंजेस थे। तो इसके अंदर कुछ कैरेक्टर रेप्टाइल के थे, कुछ बर्ड के थे। इसी तरह से बर्ड और मैमल के बीच के भी कुछ कई कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि कुछ मैमल्स होते हैं लाइक प्लेटिपस,
एकिडना, ये सारे ओवीपेरस हैं, ओवीपेरस मैमल्स है, यानी कि एग लेइंग, यानी कि इनके अंदर एग लेइंग वाली कैरेक्टर तो बर्ड का है, लेकिन बाकी कैरेक्टर मैमल का है, क्योंकि मैमरी ग्लैंड पाई जाती है तो मैमल कैरेक्टर है। इसी तरह एम्फीबिया और रेप्टिलिया के बीच का है सैलामेंडर, जिसके अंदर कुछ कैरेक्टर आपको रेप्टिलिया के देखते हैं, कुछ इसके देखते हैं। फिश और एम्फीबिया के बीच के भी कई कनेक्टिंग लिंक्स हैं। ठीक, तो ये सारे चीजें फॉसिल से डेवलप होती है। अब मेन पर्पस देखना क्या है, स्पेशिएशन। व्हाट इज स्पेशिएशन? स्पेशिएशन इज अ प्रोसेस इन विच न्यू स्पीसीज आर फॉर्म्ड। ऐसी स्पीसीज का फॉर्मेशन जो कि आगे फर्टाइल हो, ऐसे प्रोजेनी पैदा करें जो कि फर्टाइल हो। ऐसा नहीं है कि किसी दो जीनस को आपने मेटिंग करा दिया और तीसरा जीनस पैदा हुआ तो वो इनफर्टाइल है, तो ऐसे जीनस को स्पीसीज नहीं कहते, ऐसे प्रोजेनी को। Species is a group of organization that have similar appearance and genetic composition and can interbreed to produce fertile offspring, but reproductively isolated from other species. This process of formation of new species from existing species is called speciation, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। ऐसा ना हो कि आप मेल हॉर्स और फीमेल डंकी का क्रॉस करा दीजिए तो जो पैदा होगा वो हिनी होगा, यानी कि टट्टू, और ये इनफर्टाइल होगा। तो इसको फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज नहीं कहेंगे। इसी तरह से मेल डोंकी प्लस फीमेल हॉर्स, इससे जो पैदा होगा वो म्यूल होगा, यानी कि खच्चर। ठीक, ये भी इनफर्टाइल होगा। ठीक, तो इनको जो है, इसको फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज नहीं कहेंगे। दे आर नॉट द न्यू स्पीसीज, बट केवल काम चलाने के लिए, अपना वर्क निकालने के लिए लोग इनको मेटिंग कराते हैं। क्योंकि ऐसे जो एनिमल्स होते हैं जो इनफर्टाइल होते हैं, वो ज्यादा वर्क आप उनसे ले सकते हैं। अब इसके प्रमाण में कई रिसर्चर्स आए और सबसे ज्यादा रिसर्च माना जाता है चार्ल्स डार्विन का। डार्विन की थ्योरी मानी जाती है और अपने रिसर्चर्स उन्होंने 1859 में एक बुक लिखी जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। उसमें उन्होंने बताया कि वेरिएशंस हमेशा होते हैं लिविंग बींग्स में। हमारे आपके भी सोसाइटी में कुछ लोग छोटे कद के होते हैं, कुछ बहुत लंबे होते हैं, कुछ जरूरत से ज्यादा लंबे होते हैं, कुछ जरूरत से ज्यादा छोटे होते हैं, कुछ ब्लैक कम्प्लेक्शन वाले होते हैं, कुछ व्हाइट कम्प्लेक्शन वाले होते हैं, कुछ कर्ली हेयर वाले होते हैं, कुछ सीधे हेयर वाले होते हैं। तो इस तरह के वेरिएशंस मिलते हैं। सोसाइटी और इन वेरिएशंस के बीच में रिप्रोडक्शन होता है, गिव्स राइज टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन। इससे क्या होता है, पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। थर्ड, जब बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी तो हर चीज के लिए स्ट्रगल हो जाएगा, खाने के लिए, रहने के लिए,
और हर चीजों के लिए सब उनके बीच में स्ट्रगल हो जाएगा। इसको कहते हैं स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। ठीक, अब स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में केवल वही सरवाइव करेंगे जो कि हर तरह की कंडीशन झेलने के लिए फिट हो। इसको कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बाय नेचुरल सिलेक्शन। ये काम कैसे होगा? बाय नेचुरल सिलेक्शन। नेचर जिसको सिलेक्ट करेगी कि ये आदमी हर तरह की परिस्थिति के लिए फिट है और सरवाइव कर सकता है। और ऐसे सारे कैरेक्टर्स, ऐसे सारे वेरिएशंस, ऐसे सारे चेंजेस such individuals, either plant or animals, will form a society of such fittest individuals जो कि आगे की जनरेशन में भी इनहेरिट होगा ये सारे कैरेक्टर्स को। और इसी को कहते हैं ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। और इसी को कहते हैं ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। तो इवोल्यूशन में हम लोगों को बस इतना ही जानना है अभी कि इवोल्यूशन किस तरह से और कैसे हुआ इस पृथ्वी पर, एक सिंपलेस्ट फॉर्म से एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कैसे फॉर्म हुआ, एक नई स्पीसीज कैसे आई इस लैंड पर। और यही चीज जानने के लिए ये टॉपिक हम लोगों ने चुना है। फॉर टाइम बिंग आपके जो कोर्स के लिए है इतना ही काफी है। आगे की क्लासेस में इन सारे कैरेक्टर्स को आप और डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि उसमें बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल्स, एनाटॉमिकल्स, कई एविडेंसेस आ जाएंगे। So for watching the video, thank you very much.